गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष। बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम जानेंगे द ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, यानी नारीवादी चिंतन का जन्म तथा विकास। आज भी मैरी वॉस्टनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन 1972 को नारीवाद की बाइबल समझा जाता है। प्रारंभ में इसे हैनिया ऑफ पेडिकॉट्स कहकर मजाक उड़ाया गया था। वॉल्सनक्राफ्ट ने महिला के अधिकारों की जोरदार ढंग से हिमायत की थी। लड़के और लड़कियों के लिए आदर्श शिक्षा के रूसों के विचारों का उसने प्रतिवाद किया, जिसके मुताबिक लड़कों में विचारों का स्वतंत्र व निर्णय क्षमता विकसित करना जरूरी था, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें। लेकिन लड़कियों के लिए केवल सदाचारी, आज्ञाकारी और पतिव्रता होना जरूरी बताया है। रूसों के विचार में स्त्रियों को केवल पति को खुश रखने की कला आनी अनिवार्य है। मेरी वॉल्सनक्राफ्ट ने उन्हें कमजोर लिंग, वीकर सेक्स और वीकर विजुअल के रूप में बड़ा करने वाला शिक्षा का विरोध किया। तो उसने कहा कि स्त्रियों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने का कोई तार्किक आधार नहीं है। स्त्रियों को भी सार्वजनिक जीवन में सहभागिता करनी चाहिए तथा स्त्रियों में नजर आने वाली आभासीहीनता, एपरेंट इंफीरियरिटी सदियों से स्त्रियों की क्षमता की उपेक्षा करने के कारण पैदा हुई है। वॉस्टनक्राफ्ट के बाद में तथा सफरेज आंदोलन के उदय के समय विभिन्न पुरुषों ने भी अपने लेखों और किताबों में स्त्रियों की मुक्ति की हिमायत की। इनमें हैरियट टेलर मिल 1807 to 1858 ने, जॉन स्टुअर्ट मिल 1807 to 1873 के साथ मिलकर निबंधों की श्रृंखला 1851 में प्रकाशित की, जिसको द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन 1851 के नाम से प्रचारित किया गया। इसके साथ ही एंजल्स की द ओरिजिन ऑफ फैमिली तथा जॉन रस्किन की द सीसम एंड द लिजिस ने नारीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। एंजल्स की किताब द ओरिजिन ऑफ फैमिली मार्क्स की 1884 में मृत्यु के 1 वर्ष बाद प्रकाशित हुई। इसमें उसने परिवार नामक संस्था का विकासात्मक ऐतिहासिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। एंजल्स ने दावा किया कि प्रारंभ में लैंगिक संबंध उन्मुक्त थे। उसके विचार में जब निजी संपत्ति की तथा उत्तराधिकार की घोषणा आई, तभी विवाह तथा परिवार का तथ्य विकसित हुआ है। एक व्यक्ति के बच्चे ही उसकी संपत्ति के सच्चे वारिस बने, इसलिए मां पर हक जमाने की बात उत्पन्न हुई। मिल ने द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन में परिवार की पारंपरिक प्रणालियों पर सवाल उठाते हुए कहा, ये प्रणाली स्त्रियों को न केवल घर तक ही सीमित रखती है, बल्कि उनके चयन के अधिकार को भी प्रतिबंधित करती है। वॉल्सनक्राफ्ट तथा मिल दोनों ही कहते हैं कि स्त्रियां भी मानव जाति का सदस्य होने के नाते तार्किक विचार कर पाने में सक्षम होती हैं तथा पुरुषों की तरह प्राकृतिक अधिकारों की हकदार भी हैं। स्त्रियों पर आरोपित पतिव्रता, मृदुता और आज्ञाकारिता के गुण सामाजिक अनुकूलन, सोशलाइजेशन का नतीजा था कि इन्हें उनकी प्राकृतिक विशिष्टताएं, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि ऐसा इसलिए होता है
कि सामान्यतः उन्हें केवल यौन वस्तु सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ही गढ़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे प्राकृतिक रूप से कमजोर हैं, अतार्किक हैं तथा उनका मन चंचल है आदि प्रकार से। इन सब के पीछे वास्तव में उनमें शिक्षा की कमी, चयन की आजादी न होना, पुरुषों पर निर्भरता तथा दोषपूर्ण सामाजिकरण की प्रक्रिया है। मेरी वॉस्टनक्राफ्ट की इस दलील पर हालांकि ध्यान नहीं दिया गया कि सुख की प्राप्ति के लिए राजनीतिक समानता तथा आजादी की आवश्यकता का दार्शनिक औचित्य पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों पर भी लागू होता है। 19वीं शताब्दी के बीतते बीतते एंजल्स के विश्लेषण से ज्यादा शक्तिशाली स्थान सफ्रेज मूवमेंट ने ले लिया। इन्होंने स्त्रियों के चूल्हे तक सिमटी भूमिका को चुनौती दी तथा स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग की। जनवरी 1918 में ग्रेट ब्रिटेन में स्त्रियों को सफ्रेज मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। यह 1832 में मैरी स्मिथ को, जो कि संपत्तिवान थी, द्वारा ये मांग रखने पर शुरू हुआ जब उसने न्यायालय में याचिका दायर की थी कि जिन स्त्रियों के पास संपत्ति हो उन्हें मताधिकार मिलना चाहिए। इस पर संसद में काफी मजाक भी उड़ाया गया। 1906 में 30 स्त्रियों का प्रतिनिधिमंडल तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री से इसी मुद्दे पर मिला। तब अधिक सफलता मिलती न देखकर पैंकहर्स्ट मां बेटी की जोड़ी ने सरकार के साथ शांतिपूर्ण सहयोग पर प्रश्न उठाए। प्रेस ने भी उनका साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध की संभावना तथा समकालीन वैश्विक मंदी के दौर में स्त्रियों के श्रम की आवश्यकता ने पैंकहर्स्ट के कार्य को सफल बना दिया। इस प्रकार स्त्रियों को मतदान का अधिकार मिला। फ्राइड के सिद्धांतों ने भी नारीवादी चेतना को विकसित होने में सहायता प्रदान की। फ्राइड के सिद्धांत जैविक निर्धारणवाद के कीचड़ में फंसे हुए ही प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही फ्राइड के विचार में एक लड़की शिशु महसूस करती है कि उसके पास लिंग पेनिस का अभाव है। इस प्रकार से उसको लिंग ईर्षा पेनिस एवनी हो जाती है और वह स्वयं को वह नकारात्मक रूप से परिभाषित करने लगती है, जिससे कि वह स्वयं को एक सकारात्मक लिंग ना समझकर एक अपूर्ण पुरुष समझने लगती है, एक ऐसा पुरुष जिसके पास कुछ अभाव है। हालांकि उनके पश्चवर्ती जुंग और लेकन इस स्त्री साइके फीमेल साइके को सही तरह से स्थापित नहीं कर सके। उन्होंने स्त्रियों को प्रस्तुत करने में फ्राइड का फेलोसेंट्रिज्म काफी प्रभावी रहा। वर्निजिया वुल्फ के विचार भी नारीवादी चिंतन को आगे अग्रसर करने में उल्लेखनीय रहे। हालांकि उनके विचारों को ज्यादा तरजीह नारीवादी साहित्यिक चिंतन में मिलती है, पर सामाजिक रूप से उनके ए रूम ऑफ वंस ऑन तथा 3 गिनीज ने भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। ए रूम ऑफ वंस ऑन एकेडमिक तथा पितृसत्ता केंद्रीय संस्था के रूप में चित्रण करती है, जो आज भी नारीवादी चिंतन में प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि भाषा अपने आप में पितृसत्तात्मक है तथा स्त्री को स्त्रीत्व की चेतना का विकास करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता तथा निजी स्पेस होने चाहिए। ए रूम ऑफ वंस ऑन में वर्जीनिया वुल्फ विलियम शेक्सपियर की एक काल्पनिक बहन जुडिथ शेक्सपियर के बारे में बात करती हैं। वह कहती हैं कि कल्पना करें कि वह भी शेक्सपियर के समान ही प्रतिभाशाली थी। वह शादी से इनकार करके अपने भाई के सामान का लेखन कार्य करने लंदन भाग आती हैं, परंतु यहाँ सवाल उठता है, क्या वह अपने भाई
के समान सफलता हासिल कर पाती हैं। यहाँ वुल्फ कहती हैं कि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि साहित्यिक क्षेत्र में उपस्थित दिग्गज तथा स्त्रियों को लेखिका के रूप में गंभीरता से न लेने की प्रवृत्ति के चलते उसकी प्रतिभा तथा आकांक्षाएं कुंठित हो जाती हैं। सफलता तो दूर, जुटित को हर स्तर पर तिरस्कार और उपेक्षा का शिकार बनाया जाता है, जिससे अंततः वह आत्महत्या का वर्णन कर लेती हैं। इस प्रकार से वुल्फ बताती हैं कि किस प्रकार गरीबी तथा दमन एक स्त्री की रचनात्मक को खत्म कर देते हैं। वुल्फ बताती हैं कि कैसे एक महिला अपने कमरे को जीवन भर तरसती है जहां वह स्वयं का निर्माण कर सके। नारीवाद पर अत्यधिक अशक्त किताब हालांकि द सेकंड सेक्स 1949 ही मानी जाती है। इसकी लेखिका सिमोन द बोवार पहली नारीवादी थीं जिन्होंने स्त्रियों की अन्य स्थिति को पहचाना तथा अन्य स्थिति को रेखांकित किया जैसा पितृसत्ता द्वारा उसे समझा जाता है। इस प्रकार एक महिला स्वयं में कुछ नहीं होती है बल्कि जैसा पुरुष प्रवृत्ति को स्वीकार होता है वह स्व परिभाषित होती है। अतः पुरुष को फतांसी के रूप वह या तो म्यूनस हो सकती है या विच, और इस प्रकार से वह बना बिकम्स दी जाती है, ना कि पैदा बॉर्न होती है। दूसरी लहर के प्रवर्तक का नाम बेट्टी फ्रीडम की 1963 में प्रकाशित द फेमिनिन मिस्टिक्स बन गई थी। इन्होंने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन की स्थापना की और उसकी ये अध्यक्ष भी बनी। इस प्रकार के रेडिकल प्रश्न 1960 के दशक में केंद्रीय रूप लेने लगे जो कि छात्र आंदोलन तथा फ्लावर पावर का युग था। इस समय प्रमुख नारीवादियों में बेट्टी फ्रीडन तथा ग्लोरिया स्टीनहैम थीं जिन्होंने नारीवाद को एक एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह बड़ा होते देखा जिसने धीरे धीरे अन्य विषय क्षेत्रों जैसे दर्शन, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, मार्क्सवाद, मीडिया आदि को अपनी जादू में ले लिया। अगला पॉइंट आता है हमारा ए ट्रोपोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद के प्रकार। नारीवाद ने जेंडर पहचान के निर्माण में अनेकों विचार दिए हैं तथा स्त्रियों के आधुनिकीकरण तथा उत्पीड़न की व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयास किया है। हाल ही के वर्षों में कई नई विचार और अवधारणाएं भी सामने आई हैं। इन वर्षों में नारीवाद तथा विचारधाराओं में बढ़ता चला गया जिसमें से कुछ विचारधाराएं अग्रलिखित हैं। इन विचारधाराओं में उदारवादी उग्र नारीवाद, मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी कई नारीवाद समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं जिसमें अश्वेत नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवाद आदि रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।